हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेट नंबर 11 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हर लेक्चर की टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास, वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF वगैरह शेयर की जाती हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट PCS UPSC के लिए और डिफेंस एग्जाम SSC रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर बनाए हैं। और इस कोर्स के अंदर ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जो है ईद के मौके पे। और GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा एक थियोरी कोर्स है। इस थियोरी कोर्स के अंदर जो है ये कूपन कोड लगाएं। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स समझे हैं कि टॉपिक्स का मतलब क्या है, क्या चीज़ें इसमें आती हैं। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से। या तो आप स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर आप उसको वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं studyiq.com से। जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर पे और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो हम मेजर करते हैं फॉर द विमेन, तो फॉर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज फॉर द वुमेन, मतलब कौन सी इसमें डिसएडवांटेजेस होती हैं। पहली बात तो आपको जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये कौन तैयार करके देता है? ये तैयार करके देता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर हम 3 चीज़ों को क्राइटेरिया लेके चलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, एम्पावरमेंट का और लेबर मार्केट का। ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है। अब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? हम मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब क्या हो गया कि जैसे ही मदर बच्चे को जन्म देती है तो वो उसकी डेथ कितनी होती है, डेथ रेट कितना होता है। एडोलेसेंट फर्टिलिटी, मतलब जैसे ही वो जो है मतलब एडोलेसेंट होती है वो कितनी फर्टाइल है, कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है। दूसरी बात है एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट में हम 2 चीज़ें लेके चलते हैं, एजुकेशन अटेनमेंट यानी कि एजुकेशन क्राइटेरिया की उसने सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन ले रखी है या उसके ऊपर, और दूसरी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, मतलब पार्लियामेंट में उसके पास कितने सीटें देखने को मिलती हैं। थर्ड है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में लेबर कितनी पार्टिसिपेशन वो दे रहा है, अगर 15 साल से और 15 साल प्लस जो एज की लड़कियां हैं वो कितनी लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन दे रही हैं, और ये आपकी पार्टिसिपेशन रेट आता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम निकालते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो अब हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया लेंगे? दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, एजुकेशन का, एम्पावरमेंट का और पार्टिसिपेशन इन द लेबर का। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इस इंडेक्स को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द UNDP। और UNDP एक आपका इंडेक्स और तैयार करता है, दैट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे के सारे जो है आपका UNDP तैयार करता है। UNDP के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें D ऑप्शन था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड नॉट, देखिए 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ नहीं हुई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर, और इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस जो हैं इसके अकॉर्डिंग हमने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इट एडिड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, बिल्कुल सही है। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड करी थी वो 86 अमेंडमेंट अकॉर्डिंग हमने ऐड करी थी 2002 द्वारा, क्लियर, ये याद रखना है। इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी क्लॉज फ्रॉम द आर्टिकल 19, ये गलत है। ये हमने आर्टिकल 19 से जो क्लॉज निकाला था ये हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो है निकाला था, ये याद रखना। जनता पार्टी उस टाइम पे जो है आपकी पार्टी थी और मोरारजी देसाई वाज अ प्राइम मिनिस्टर, और इसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा के इसको आर्टिकल 300A के अंदर जो है हमने लीगल राइट, जो कानूनी अधिकार है, उसके अंदर डाल दिया था। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, इट अमेंड द आर्टिकल 353 रिलेटिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? ओनली थर्ड ऑप्शन। ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक वर्ड और ऐड किया गया था, जैसे हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो एक रीजन था उसका आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्लियर, यानी कि
जो है हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है एक रीज़न था। उस वर्ड को चेंज करके हमने जो वर्ड चेंज कर दिया वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है यहाँ पे लगा दिया, वो 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको और बताता हूँ जो पेपर में बहुत बार पेपर में आता है, 42nd अमेंडमेंट द्वारा जो 5 सब्जेक्ट हैं हमने वो स्टेट लिस्ट से हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाले थे। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? वेट एंड मेजर था, और फॉरेस्ट था, एजुकेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, और वन मोर पार्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 5 चीज़ें हमने ऐड करी थी, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दी थी। तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बताता है इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड करी थी, जो है हमने प्रोक्लेमेशन ऑफ द किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जो है हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, और सेंट्रल लॉ को मैनेज, सेंट्रल लॉ जो है आपका गवर्नमेंट टू मैनेज स्टेट लॉ एंड ऑर्डर ये कर सकती है, और आपकी जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जो है हमने रिड्यूस कर दिया था। तो ये 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने बात करी, इसी कारण हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो देखिए जी क्या है, कलिंग प्राइज जो है ये हमने साइंस की फील्ड में डाला था कि हाँ अगर हमने साइंस को विकसित करना है, साइंस को बढ़ावा देना है, तो ये 1951 में हमने ऐड किया था बाय द यूनेस्को एट द इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। और लेकिन ये इनिशिएटिव किसका था? तो ये जो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं, तो वहाँ के उनके फादर बिजू पटनायक जी का जो है ये उद्देश्य था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज बिजू पटनायक। क्लियर। और इसको जो क्रिएट किया गया था, ये क्रिएट किया गया था आपका 1952 में फॉर द एक्सेप्शनल स्किल्स इन द साइंटिफिक आइडिया। जो आपके साइंटिफिक आइडिया हैं आप लेके आए उसमें। क्लियर। इसीलिए कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बिजू पटनायक ही थे। यूनेस्को की बात करता तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर हैं। पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर हैं OECD के भी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी हेडक्वार्टर हैं, याद रखिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने कलिंग प्राइज जीता था वो कौन थे? दैट इज लुइस दी ब्रोगली। ठीक है, तो ये फ्रांस से थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। सीवी रमन जी की अगर हम बात करते हैं तो सीवी रमन जी जो हैं जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, और इनकी याद में हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल साइंस डे और कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट कब करते हैं, तो वो करते हैं 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। जगदीश चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्होंने ढूंढा था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है कि जो प्लांट की जो एज को और जो भी मतलब उसकी हाइट वगैरह बढ़ती रहती है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्रेस्कोग्राफ होता है। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा दैट इज टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये हमारे देश के जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे। और अगर आपसे पूछा वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये क्या थे, तो ये यूनेस्को के जो है आपके ये जो है ये जो है आपके यूनेस्को के एम्बेसडर थे। तो ये याद रखना है आपको। और सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। यूएसएसआर से भी एम्बेसडर थे ये। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? सी ऑप्शन, दैट इज बिजू पटनायक इज द करेक्ट आंसर। बिजू पटनायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बिजू पटनायक। अगला देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री के अंतर्गत जब उनका समय चल रहा था तो हमारी जो वोटिंग एज थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 21 से 18 साल कर दी गई थी पहले। अब हमारी वोट एज है 18 और पहले कितनी थी? 21। तो ये कौन सी अमेंडमेंट के कारण हुआ था? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के दौरान जो इंप्लीमेंट हुई थी आपकी 89 में इंप्लीमेंट हुई थी। और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो थे मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी जी जो हैं हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और जो है ये आर्टिकल 18 जो है वो आपकी एज 18 जो है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? 326 में लिखा गया है, जिसमें हम कहते हैं राइट टू वोट। और राइट टू वोट जो है हमारा एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्लियर, ये ध्यान रखना। दोनों में प्रेफरेंस आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को देनी है, ध्यान रखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। हमारे देश में अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर की तो वो 3 है टोटल। तो एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 आपके एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये 2 को ऐड हमने 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये ऐड किया था, अदरवाइज पहले एक ही होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर, याद रखिए। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तो हमने आपको देखा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है 1975 में जो
आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और नरसिम्हा राव जी के टाइम पे जो याद होगा आपको एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, और नरसिम्हा राव जी को ही एलपीजी के जो बोला जाता है फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया बोला जाता है, फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर को, और उस दिन हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन का अच्छा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, दैट इज राजीव गांधी इज द करेक्ट आंसर, राजीव गांधी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी या यूथ कनेक्ट 21 से 18 साल जो है इन्होंने एज करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अब चलते हैं आगे। 50 साल पहले की अगर हम बात करें और अब देखें तो हमारी ओजोन लेयर जो है वो हमेशा आपका जो साइज है उसका थिन होता चला जा रहा है। ये क्यों? पहली बात तो ओजोन लेयर जो है कहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, और ये करती क्या है, हमें यूवी रे से बचाती है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है, क्लियर, ये याद रखिए। अब देखिए अगर यहाँ पे थिनिंग हो रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर आएंगी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली बात हमारी स्किन के ऊपर पड़ेंगी, तो स्किन में स्किन कैंसर हो सकता है, ये सही है। दूसरा आंखों में पड़ सकती है तो कैटरैक्ट भी हो सकता है, तो ये भी सही है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा एक आपकी जेनेटिक डिजीज रही है, ये याद, आनुवंशिक रोग रहा है। तो अस्थमा तो आपका लंग्स के साथ संबंधित है, ये आपका इसमें कुछ भी चीजें नहीं होती। और कलर ब्लाइंडनेस में आपको जो है लाल रंग और हरा रंग आप देख नहीं पाते, ये ध्यान रखिए, क्लियर। लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लंग्स की आउटर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 3 और 4, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ओजोन की अगर हम बात करें तो दो तरीके की ओजोन होती है, एक होती है बैड ओजोन और एक होती है गुड ओजोन, क्लियर। और जो गुड ओजोन है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में है जो हमें यूवी रे से बचाती है। बैड ओजोन है आपकी ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में, जब आपके धुआं वगैरह यहाँ पे उठ के जमा हो जाता है तो एसिड रेन की फॉर्म में जो है यहाँ से निकल के आती हैं और ये हमारे लिए बैड होता है। और एसिड रेन आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, या फिर आप H2SO4 और प्लस HNO3 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 3 और 4 इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें राइस के अंदर डाल दें तो आपने देखा होगा सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ऐसा क्यों? पहली बात तो राइस जो है आपका सबसे अच्छा स्रोत है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लियर, कि कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को आपको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टार्च। तो स्टार्च यानी कि वहाँ पे अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स वहाँ पे हमें दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है उसमें, ठीक है। तो स्टार्च की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन से इस्तेमाल करते हैं राइस का। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। राइस से मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि जो हमारा बासमती राइस है वो इंडिया में जाता है कहां पे, इंडिया से जाता है कहां पे, मनीला, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के अंदर जाता है। और वहां पे जो हमारी जो उसके अंदर कंटेंट होता है विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो है हमारा मनीला में है, और इंडिया का रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर कहां पे है, कटक उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्टार्च इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर वो पॉजिटिव है तो ये देखिए ये आपका फेलिंग टेस्ट है और फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्शन, इसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, क्लियर, याद रखिए आयोडीन सोल्यूशन। चलिए जी अगला देखते हैं। ए रेजोल्यूशन रेटिफाइंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्ड टू बी पास। देखिए जब आपने आपातकालीन की घोषणा करनी होती है तो आप क्या करते हैं, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। जब आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो अप्रूवल जो लेना पड़ेगा, खास करके अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेना होता है। और ये हमेशा जब लगती है 6 मंथ के लिए लगती है और नेशनल इमरजेंसी, और हमेशा दोनों सदनों से पास होता है 2/3 से बिल, यानी कि 2/3 लोकसभा से, 2/3 राज्यसभा से, उसके बाद जो है राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। और ये कौन सी मेजोरिटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी इसको कहा जाता है, क्लियर, याद रखिए। अगर सपोज करो कि ये इमरजेंसी आपने हटानी है, नेशनल इमरजेंसी अगर आपने हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके जो है आप उसको खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात यहां पे ये है, और ये पास सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ये राष्ट्रपति द्वारा कराई जा सकती है, खत्म राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकती है, इसमें आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जब
लेकिन इमरजेंसी लगानी है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन सेपरेट सिटिंग विद द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो 3 कारणों के कारण लगती है। कौन कौन से कारण है वहां पे, वॉर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया और आपका आर्म्ड रिबेलियन वर्ड आ गया। आर्म्ड रिबेलियन मैंने आपको अभी बताया था वर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वॉर जो हुई थी हमारी 1971 इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे लगी थी। एक्सटर्नल एग्रेशन 1962 इंडिया चाइना के टाइम पे लगी थी हमारी इमरजेंसी। और उसके बाद पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 में लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। बाद में ये वर्ड चेंज किया था आर्म्ड रिबेलियन में, और वो मैंने आपको बता दिया था। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। तो देखिए जी पॉइंट, जियो स्टेशनरी मतलब जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ को स्टेशन मान के हमने चला है, अर्थ को एक कॉमन पॉइंट मान के चला हुआ है। क्लियर, पहला पॉइंट देखते हैं, इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल 24 आवर्स, जितना धरती घूमती है, जो चक्कर लगाती है एक दिन में, एक 24 आवर्स में सन के अराउंड, तो वैसे ही लेती है टाइम। दूसरी बात है, जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो बिल्कुल आपकी धरती की एक्सिस के ऊपर होती है, बिल्कुल सही है। इट इज फिक्स्ड इन द स्पेस, गलत, फिक्स नहीं होती। जैसे आपकी अर्थ रोटेट करती रहती है ये भी रोटेट करती रहती है, और ये करती है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती रहती है ओवर द इक्वेटर। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा, राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब बात यहां पे ये है कि हम कितनी हाइट के ऊपर छोड़ते हैं, कितनी हाइट के ऊपर, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हम छोड़ते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। क्लियर, पेपर में 35,786 लिखा होगा तो इसको टिक करना, अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको 36,000 दे देंगे, तो लेकिन आपको 35,786 को पहले ढूंढना है। कई बार दोनों आ जाते हैं तो 35,786 को ही आपने ढूंढना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, कि ये हमेशा रोटेट करती रहती है, अगेन जैसे आपकी अर्थ रोटेट करती रहती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, तो देखो ये सारी की सारी मूवमेंट ऐसे होती है। क्लियर, दिस इज द पोलर ऑर्बिटिंग, ये होती है पोलर ऑर्बिटिंग, और ये होती है आपकी इक्वेटर वाली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री बनाती है, जो आपका अफीम का कारखाना है, और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है डेट इज़ द गाजीपुर। गाजीपुर के अंदर देखने को आपको मिलता है ओपीएम फैक्ट्री, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई थी, लेकिन अभी भी हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, सो गाजीपुर डेट इज़ इन द गाजीपुर डेट इज इन द यूपी। क्लियर, याद रखिए। अगला देखो, यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, मतलब आरएनए बन रहा है तो वो कहाँ पे होता है। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, आरएनए बनेगा कैसे, डीएनए से बनेगा आपका आरएनए, ठीक है, और आरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। क्लियर, ये आपको प्रोसेस पता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। याद रखिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आरएनए से डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल कहते हैं। अब पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। और एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये होते हैं आपके एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर, और दूसरी बात करते हैं सेंट्रियोल, ये आपके एनिमल सेल के अंदर होते हैं और ये एनिमल सेल डिवीजन में आपको हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। राइबोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसको कहते हैं, और इसके अंदर होता है आरएनए। क्लियर, ये याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और डीएनए से बनता है यहाँ पे आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन आगे जाके। क्लियर, तो न्यूक्लियस में ही आपका सारा का सारा सिंथेसिस होता है आरएनए का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
यहाँ पे देखो ये ट्रांसक्रिप्शन का मेथड है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है सारा का सारा जो पार्ट है ये आपका जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 के बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं इतना डिटेल में याद करना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं पूछता। क्लियर, मेडिकल टर्म्स हैं ये। अगला देखिए, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। चोल एम्पायर की बात करें तो चोल एम्पायर वो एम्पायर है जहाँ पे जो है एफिशिएंट नेवी थी इनके पास। क्लियर, और ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे था, डेट इज इन द तंजोर के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और वर्ल्ड का पहला ग्रेनाइट टेम्पल जिसे हम कहते हैं वो आपका बृहदेश्वर टेम्पल था, जिसे आप राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। और ये किसने बनाया था, राजा राज चोल ने बनाया था, राज चोल वन ने बनाया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और ये डेडिकेटेड किसको है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है, राज चोला वन ने बनाया था। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा महाबलीपुरम के बारे में। महाबलीपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये किसके टाइम पे बना है, पल्लव वंश के राजा किसने बनाया है, डेट इज़ नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया है, नरसिम्हा वर्मन 2 ने, जिसे आप राजसीमा कहते हैं, राजसीमा और नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तंजोर इज द राइट वन, तंजोर इज द करेक्ट वन। क्लियर, ये है जी आपका बृहदेश्वर टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयास। हिमालयास का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है। पहली बात तो हिमालयास क्या है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपकी, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। हिमालयास का ओरिजिन देखने को आपको मिलता है टेथे सी से। और दूसरी बात यह है हिमालयास की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, इसको देखने को आपको मिलता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, 0.86 मीटर हाइट बढ़ी थी। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए शिवालिक की अगर मैं बात करता हूं तो शिवालिक आपका हिमालयास का पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर हिमालयास कहा जाता है। क्लियर, हिमाद्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये हिमाद्री जो है ये ग्रेट हिमालयास का पार्ट है, ग्रेट हिमालयास। क्लियर, हिमाद्री। और उसके बाद हिमाचल की अगर मैं बात करता हूं तो हिमाचल को हम क्या कहते हैं, डेट इज़ आपका हिमाचल को हम कहते हैं लेसर हिमालयास कहा जाता है। और सहाद्रीज की बात करते हैं तो ये होता है आपका वेस्टर्न घाट, जो हमारी इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर सहाद्रीज वेस्टर्न घाट को कहते हैं। और यहाँ से आपकी जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब ये होता है कि जब आपकी माउंटेन से टकरा के बारिश हो उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आके साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ पे टकराती हैं और बारिश करती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामलाई, यहाँ पे आपकी सॉरी अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ध्यान रखिए। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं आपके नीलगिरी माउंटेन्स के पास, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। आंसर इज बी ऑप्शन बनेगा, ये पार्ट नहीं है आपके हिमालयास का। आंसर इज बी। मैंने आपको बताया था यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। अगर आपसे पूछा इंडिया में सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सी है तो आपका आंसर क्या आएगा, अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर। ठीक है, ये याद रखिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सो हियर इज द पार्ट। क्लियर, ये ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास, ये ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, लेसर हिमालयास और शिवालिक आउटर हिमालयास। क्लियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपके ग्रेट हिमालयास वाली रेंज है ये वाली, ठीक है, और ये है आपकी शिवालिक रेंज वाली हिल्स होगी, और यहाँ पे ही आपकी जो है दूसरी रेंज आ गई आपकी, डेट इज लेसर हिमालयास की रेंज आ जाती है। अब हिमालयास को हम जो है आपका जोग्राफिकल लोकेशन से डिवाइड कैसे करते हैं, पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास और असम हिमालयास। ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश आता है आपको करना रिवर्स के माध्यम से। पंजाब हिमालयास इंडस और सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालयास सतलज और आपका काली रिवर के बीच में है, और नेपाल हिमालयास जो है काली और तीस्ता रिवर के बीच में है, और असम हिमालयास तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्लियर, याद रखिए। चलते हैं आगे। अगला देखिए जी क्या होता है, An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill of the disease causing microbe. This process is called. देखिए क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आपके अफेक्टेड सेल्स के ऊपर जो बीमारी अगर आ जाती है तो उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी उसको ख़त्म करने में लग जाती है, उन बैक्टीरियाज वगैरह को। उससे क्या होगा, क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो है उस जगह के ऊपर सूजन, रेडिशनेस आ जाती है। अगर रेडिशनेस आ रही है, सूज रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव रिस्पॉन्स दे रही है उसके लिए। क्लियर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन उसको कहा जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सूजन उसको कहते हैं। अब जैसे स्किन की अगर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस।
टाइटस, ठीक है। तो आइटिस वर्ड जो होता है वो हमेशा इन्फ्लामेशन के लिए यूज होता है, याद रखिए, क्लियर। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारे कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं और जो आपके डिजीज कॉजिंग जो होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, सूजन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, हार्मफुल बॉडी जो है एंटर करी, स्वेलिंग आई और पेन हुआ, गर्मी सी लगेगी आपको, रेडिशनेस आई, तो इसका मतलब वो चीज़ ठीक हो रही है क्योंकि पूरी बॉडी जो है उसको ख़त्म करने में चली गई, मतलब उसके पीछे जा रही है। वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर, जो बादल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, क्लाउड जो होते हैं ये बनते कहाँ पे हैं? पहले तो ट्रोपोस्फियर में बनते हैं, शोमंडल में होते हैं, ये ट्रोपोस्फियर लेयर में होते हैं। और ये बनते किसके हैं? वाटर के बनते हैं। और वाटर जो होता है वो हमेशा एयर से डेंस होता है, क्लियर, और डेंस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स, और धीरे धीरे ऊपर मूव करते हैं। और फ्लोट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लेस होती है। वॉल्यूम क्या होता है? इनका हाई होता है, जिसके कारण जो है एज कम्पेयर टू एयर हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इनकी बायंसी जो होती है ज़्यादा होती है। बायंसी मतलब किसी चीज़ के तैरने की शक्ति, क्लियर। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका? ड्यू टू द लो डेंसिटी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कम घनत्व के कारण जो है आपका ये जो बादल होते हैं वो फ्लोट देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 4th ऑप्शन। हाउ डू क्लाउड्स फ्लोट? देखिए वही चीज़ है, एयर जो है गर्म ऊपर उठी और जैसे कूल हुई, ठंडा हुई, क्लाउड्स बन चुके हैं और बादल जो है आपके मूव कर रहे हैं, इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होते हैं देखते हैं। एम्पियर की बात करें तो ये होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, याद रखिए, ठीक है। वोल्ट जो होते हैं ये होते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, ये होते हैं। कूलाम जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के होते हैं, वॉट जो होते हैं ये होते हैं आपके यूनिट, दैट इज पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के, क्लियर, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए पावर ऑफ द लेंस पूछा जाए, लेंस की पावर के, तो वो होते हैं डायोप्टर, क्लियर। और 1 डायोप्टर यानी कि पावर किसके बराबर होती है? पावर किसके बराबर होती है? 1/4 फोकल लेंथ के, ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला। एक याद करो, और हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर देखने को मिलती है, 746 वॉट के। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो आपके नॉर्मल हैं। वोल्टेज जो है आपका वोल्ट हो गया, ठीक है। करंट के यूनिट हो गए आपके एम्पियर हो गए, एक्टिव पावर के आपके किलोवाट हो गए, पावर फैक्टर अगेन वाट हो गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर्स हो गए, टाइम के आपके सेकंड होते हैं, ठीक है, ये सेकंड होते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो भी है आपके इस तरीके से प्रॉपर तरीके से देखने को मिलते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन। नेशनलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है व्हेन द थिंग्स आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल, जब इंडिया के अंडर कंट्रोल में आ जाती हैं। नेशनलाइजेशन हमारे 2 बार हुई है बैंकों की और मेजर कमर्शियल बैंक्स की, लेकिन अगर मैं बात करूं आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई है तो 1 जनवरी 1949 को देखने को मिली थी। लेकिन यहां पे मेजर कमर्शियल बैंक्स की बात करी है तो पहले हुई थी 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और हर बैंक में पेड अप कैपिटल रखी गई थी 50 करोड़, क्लियर। दूसरा था आपका 15 अप्रैल 1980 को रखा गया था और इसमें क्या हुआ था, जो है आपके 6 बैंक्स की राष्ट्रीयकरण किया गया था और हर बैंक में 200 करोड़ रुपया जो है पेड अप कैपिटल रखी गई थी। तो यहाँ पे मेजर कौन से हो गए? 14 वाले, तो ये बनेगा आपका 1969, क्लियर। अदरवाइज दूसरी नेशनलाइजेशन हुई थी 80 में, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। 56 के एक एक्ट आया था, इंडस्ट्रियल एक्ट ऑफ 56, क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एक्ट को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज के लिए मैग्ना कार्टा जो था वो आपका 56 वाला आर्टिकल था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी जो थी हमारी 17 कंपनी थी उस टाइम पे 1956 में, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। 69 में आपका सेम डे 19 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर, एल्ड्रिन और जो ये व्यक्ति जो गए थे अपोलो 11 लेके, अपोलो 11 जो मून के ऊपर पहली बार उतरे थे, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1969 में ही हमने बैंक के द्वारा लीड बैंक स्कीम स्टार्ट करी गई थी और लीड बैंक स्कीम में क्या था कि एक बैंक हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लीड करेगा ताकि वहाँ पे बैंकिंग जो है बैंकिंग ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से कनेक्ट कर सके। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, क्लियर। यहाँ पे देखो 14 टॉप बैंक्स वर नेशनलाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर।
अगला देखिए जी, हु कंपोज द अहियोल इंस्क्रिप्शन। अहियोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी? अब अहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया है? लिखा ये गया है कि चालुक्य वंश का राजा था एक पुलाकेशिन II। इसका कोड पोइट ने लिखी थी ये पुलाकेशिन II, और उसने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया। क्लियर। और ये किस में लिखा गया? अहियोल इंस्क्रिप्शन में, जो रविकृति की इंस्क्रिप्शन थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब पुलाकेशिन II जो है, इसको भी किसी ने हराया था, वो पल्लव वंश के राजा ने हराया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने हराया था। नरसिम्हा वर्मन वन ने ही अपना टाइटल लिया था वातापी कोंडा। क्लियर। वातापी कोंडा का मतलब वातापी को जीतने वाला, क्योंकि चालुक्य वंश की राजा की कैपिटल क्या थी? वातापी और बादामी कैपिटल थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हरिसेन की अगर मैं बात करता हूं, हरिसेन जो है, ये आपकी इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन बड़ा फेमस है जी। इलाहाबाद की पिल्लर इंस्क्रिप्शन जो है हरिसेन जी के ऊपर है। ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये समुद्रगुप्त वही है जिन्हें आप नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसने बोला था? वी एस स्मिथ ने बोला था। और इनको हम कहते हैं कविराज भी कहा जाता है। कविराज मतलब कवि बहुत रहते थे, पोइट्स थे बहुत ज़्यादा। और सिक्कों के ऊपर जो है वीणा बजाते हुए पिक्चर किसकी थी? समुद्रगुप्त की पिक्चर थी। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। रविकृति इज द करेक्ट आंसर। रविकृति। सो ये जो है इंस्क्रिप्शन है आपकी। क्लियर। चलिए जी, अगला देखते हैं। विच डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? तो सारी लेके चलेंगे ऑप्शन में। सरदार सरोवर डैम की बात करें तो सबको पता होगा, डेट इज नर्मदा रिवर के ऊपर है। और श्री शैलम की बात करते हैं तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर है आपका, डेट इज इन द आंध्र प्रदेश। क्लियर। और कोयना रिवर, कोयना डेट इज इन द महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के ऊपर। तेहरी डैम जो है आपका भागीरथी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। एंड दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर। और डैम इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, वर्ल्ड के अंदर भी वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है, उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में। क्लियर, याद रखिए। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, भागीरथी, अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में, और यहां से आपकी निकलती है गंगा। गंगा जो होती है 2525 किलोमीटर की है, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है, वेस्ट बंगाल में, और दूसरी साइड से आती होती है ब्रह्मपुत्र, और बाद में यहाँ पे क्या बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा बना लेते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा में आता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। तेहरी डैम इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका तेहरी डैम, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। क्लियर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कहता है। लाहौर जेल के अंदर फ्रीडम फाइटर्स ने जो है हंगर स्ट्राइक करी थी, और ये जो है आपके भगत सिंह ने करी थी। और उसमें 63 डे के बाद एक पर्सन की डेथ हुई, यानी कि 64th डे के ऊपर। वो पर्सन कौन था? वो पर्सन थे जतेंद्र नाथ दास। क्लियर। ए ऑप्शन बनेगा। एक्चुअली इन्होंने भूख हड़ताल इसीलिए करी थी क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी सेना जो आपके इंडियन प्रिजनर होते थे उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता था, ना खाना ना कपड़े, और प्रॉपर तरीके से कुछ भी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, ना न्यूज़पेपर बुक्स कुछ भी नहीं मिलता था। क्लियर। तो इस हंगर स्ट्राइक का मुद्दा यही था। तो जतिन दास जो है पर्सन थे जो मतलब जिनकी डेथ हुई थी इस दिन। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और भगत सिंह, मैंने आपको बताया भगत सिंह ने स्टार्ट करी थी, तो भगत सिंह ने ये स्टार्ट करी थी। और प्लस भगत सिंह जी का नाम जो है जो इंपॉर्टेंट आता है मतलब एग्जाम पर्पस के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं भगत सिंह जी के लिए पढ़ने के लिए, जो एग्जाम पर्पस के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त इनके साथ थे। क्लियर। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने मारा था जो है सॉन्डर्स को। मारने किसको गए थे? स्कॉट को। क्लियर। और ये इसीलिए क्योंकि लाल लाजपत राय जी का बदला लेना था, इनकी हत्या का बदला लेना था, स्कॉट को मारना था। उस दिन स्कॉट एब्सेंट था तो सॉन्डर्स को मार के आए थे। क्लियर। और ये तीनों जो हैं आपके 23 मार्च 1931 को ही जो है इनको फांसी हुई थी। ध्यान रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। विपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करते हैं तो ये बंगाल के अंदर जो नेशनलिज्म फैलाया था वो विपिन चंद्र पाल जी ने फैलाया था। रास बिहारी बोस जी की अगर हम बात करते हैं तो ये वही पर्सन है, अगर आपको याद होगा जब 1911 में आपकी कैपिटल शिफ्ट करने की बातें करी गई थी तो हार्डिंग के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग 2 के ऊपर बम जो फेंका था वो किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। और बाद में ये जो रास बिहारी बोस हैं यहाँ से चले गए थे, और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसे अब बाद में INA का नाम दिया गया था, इसके कारोबार इन्होंने संभाला था। तो प्रेसिडेंट थे। और बनाई किसने थी? आपकी कैप्टन मोहन सिंह जी ने बनाई थी। और बाद में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने ये सारा दामोदर किसको दे दिया था? 1943 में सिंगापुर में ये दे दिया था, डेट इज सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। क्लियर। ये याद रखना है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। जतेंद्र नाथ दास इज द करेक्ट आंसर।
जितेंद्र नाथ दास। क्लियर। सो ये हैं जितेंद्र नाथ दास, ये आपकी जो है सितंबर 13 1929 को इनकी जो है डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो है ये आपकी 50th एनिवर्सरी के ऊपर जो है इनकी पोस्टेज स्टैंप भी जो है हमने रिलीज करी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज, तो यहाँ पे हमने 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ईपीएफओ के लिए स्टेट, और एसएससी रेलवे के लिए भी यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं, तो उनको पढ़ें और इसमें ये कूपन कोड लगाएं विपिन 15, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये 14 तारीख तक ये कोड वैलिड है। जीएस कोर्स जो है ये पूरा का पूरा हमारा एक थ्योरी कोर्स है। टॉपिक क्या है, क्या मतलब है उस टॉपिक का, तो वो इसके अंदर हमने डिस्कस किया है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com से। क्लियर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आएगा 4थे नंबर के ऊपर। क्लियर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह। गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।